गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये तो आप सबको पता ही एज अ लॉ स्टूडेंट कि सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो है इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर। तो आज हम इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर के बीच का डिफरेंस एंड उनके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, मतलब केस लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है क्या आपको समझना चाहिए जब हम इनविटेशन टू ऑफर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक तो मतलब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक्सरसाइज करने से पहले हम वार्म अप होते हैं, है ना, तो वार्म अप एक्सरसाइज तो नहीं है ना। तो वार्म अप करना मतलब इनविटेशन टू ऑफर कि मैं रेडी हो रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, एंड एक्सरसाइज इज द ऑफर कि हाँ मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ द वे टू अंडरस्टैंड इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर। लेकिन अगर हम इसको और आसान तरीके से, मतलब जिसको ये नहीं समझ आया, वो किसी और चीज़ से भी इसे रिलेट कर सकता है। और वो चीज़ है, जैसे अगर हम किताबें लेने के लिए दुकान पर जाते हैं, है ना, बुक शॉप पर जाते हैं, तो तुमने देखा होगा हम कैसे बोलते हैं भैया को। हम भैया को बोलते हैं कि भैया हमें ना ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अलग अलग राइटर्स की किताब दिखा दीजिए। वो हमें 8-10 राइटर्स निकाल कर रख देता है। या हम ओम बुक शॉप में चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जो बुक्स हैं वो रैक में लगी हुई हैं। हम अपनी पसंद की बुक्स 2-3 मिनट वहाँ पर पढ़कर देख कर कि क्या कंटेंट है, और एक फाइनल बुक सेलेक्ट करके हम काउंटर पर लेकर आते हैं और काउंटर पर उस बुक का बिल बनवाते हैं जिस बुक के लिए हमें उसे ऑफर करा है कि भाई मैं ये बुक लेने में इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे इस बुक का बिल बना दीजिए। एग्री? तो ये है एक आपका ईजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल कि जब हम बुक शॉप पे जाते हैं तो जब हम अंदर एंटर करते हैं तो हम बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर कर रहे हैं कि भाई मैं तेरी बुक शॉप पर आया हूँ, ये देखने के लिए आया हूँ कि तेरे पास कौन कौन सी किताबें हैं। मैं इसमें से कुछ किताबें शॉर्टलिस्ट करूँगा और कुछ फाइनल करूँगा, और जो फाइनल करूँगा वो मैं परचेज कर लूँगा। गॉट इट? दिस इज द वे टू स्टार्ट एन ऑफर। मतलब हम एक नेगोशिएशन पर, या हम एक, जैसे बोलते हैं ना, मतलब, और मैं आपको होम मेकर की लैंग्वेज में बताऊँ तो जैसे सब्जी वाले भैया आते हैं, ठीक है, हम उनसे पूछ लेते हैं भैया ये सब्जी कैसे दी। तो उसने बोला मैडम 50 रुपये किलो। अब आपने बोला भैया सही सही क्या लगाओगे, उसने बोला 40 रुपये लगा लूँगा। तो आप मतलब खरीदने से पहले जो आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर। तो इन्विटेशन टू ऑफर मतलब कि आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दो। जैसे अगर आप मॉल में जाते हैं, आप कपड़े सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर आप उसे ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, और फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि काउंटर पर आकर आपका कुछ कपड़ों के लिए मन चेंज हो जाता है और आप कुछ कपड़े साइड पर निकाल के रख देते हैं और कुछ कपड़ों का आप बिल बनवा लेते हैं। तो दैट इज रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। यूएस में इसको इन्विटेशन टू बार्गेन कहा जाता है। और यू कैन से कि मैंने जो सवाल आपसे पूछा, टू द पॉइंट आपने मुझे इसका जवाब दिया। भैया आपने प्याज कैसे दिए? 50 रुपये किलो। बस कैसे लगाओगे? मैडम 40 रुपये लग जाएंगे। दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है, नेगोशिएशन हो गई। अब आप 40 रुपये के हिसाब से खरीदना चाहते हैं तो ऑफर होगी। द मोमेंट यू पे द प्राइस तो एक फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आप सामने वाले को ये बोल रहे हैं कि भैया मैं, आपने जो मुझे प्राइस सजेस्ट करा है इस पर नेगोशिएशन ओपन है या नहीं है। अगर ओपन है तो मैं अपना प्राइस कोट करती हूँ, अगर नहीं ओपन है तो लेट इट बी। मुझे खरीदना होगा तो मैं खरीद लूँगी, नहीं खरीदना होगा तो मैं नहीं खरीदूँगी। तो इन्विटेशन टू ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में रिजल्ट नहीं करता है। जस्ट आपने एक उससे पूछा है, इट इज़ जस्ट एन आस्किंग, यू नो, आप उससे पूछ रहे हैं कुछ कि ये करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एक बहुत फेमस केस है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट का, 1953 का केस है। इस केस के फैक्ट्स मैं आपको समझा देती हूँ छोटे से, मतलब टू द पॉइंट करके। बूट्स कैश केमिस्ट ने एक नया तरीका निकाला है सेल्फ सर्विस का। मतलब उसने एक ऐसी फार्मेसी केमिस्ट शॉप खोली है जहाँ पर आप ट्रॉली लीजिए और अपनी दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से खुद सिलेक्ट करके उसमें डाल लीजिए। लेकिन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये कह रही है बूट कैश केमिस्ट को कि भाई तुमने जो सिस्टम लॉन्च करा है ना, जो इंट्रोड्यूस करा है कस्टमर्स के लिए, देयर आर सर्टेन मेडिसिन जो पॉइजनस है, ठीक है, और उनको यू कैन से वहाँ पर सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसी दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते।
तो तुम जो कर रहे हो वो फार्मेसी एंड पॉइजन एक्ट का सेक्शन 18 क्लॉज 1 का मतलब आपने उसको ब्रीच कर दिया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अब केस चला गया है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने केस फाइल कर दिया है कोर्ट में। तो कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि जैसे ही एक कस्टमर दुकान में आता है और वो ट्रॉली में दवाइयाँ डालता है, क्या सेल हो जाती है? तो यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर करा कि नहीं, जब वो दवाइयाँ डालकर लेकर आता है और काउंटर पर आकर उसका बिल बनवाता है, तो बिल के टाइम पर उसे प्रिस्क्रिप्शन दिखानी ज़रूरी है। तो जो पॉइजनस दवाइयाँ हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन बिना दिखाए वो दवाइयाँ नहीं मिलेंगी और सेल एक्चुअल में तभी होगी जब वहाँ पर आकर बिल बनवाया जाएगा, इससे पहले वहाँ पर सेल नहीं होगी। तो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस वुड कैश केमिस्ट का केस जो है वो आपको ये समझाता है कि इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर में क्या फ़र्क होता है। तो इन्विटेशन टू ऑफर प्री नेगोशिएशन स्टेजेस होती हैं और ऑफर फाइनल स्टेज होती है। ऐसे ही एक केस आपने पढ़ा होगा हार्वे वर्सेस फेसे का। हार्वे ने एक टेलीग्राम भेजा फेसे को कि भाई मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदनी है, बम्पर हॉल पेन उस प्रॉपर्टी का नाम है, तुम बेचने में इंटरेस्टेड हो? उसने कहा हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने सोचा चलो नेगोशिएशन चल रही होगी तो बात कर लेते हैं। तो एक दिन वो ट्रैवल कर रहा था, तो ट्रैवल के दौरान उसको कुछ 2 टेलीग्राम्स मिले, ठीक है, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई आप मुझे बताइए आपकी प्रॉपर्टी का मिनिमम प्राइस क्या है, ठीक है, और आगे कुछ ऐसा वर्ड लिखा था, इंग्लिश इज़ अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, आप इसको जैसे भी मर्जी पढ़ लो। तो उसने बोला 900 पाउंड्स है मेरी प्रॉपर्टी का मिनिमम लोएस्ट प्राइस। तो उन्होंने बोला ठीक है हमने परचेज़ कर लिए, तो आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए ताकि हम इसका प्रोसेस करवा सकें। तो उसने मना कर दिया, उसने बोला नहीं मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मेरी वाइफ के नाम पर है और मेरे को सर्टेन फॉर्मेलिटीज़ हैं जो अभी कंप्लीट करनी है। आगे कहने लगे कि नहीं तुम हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते। तो इन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि भाई प्रॉपर्टी की बात हुई थी तो हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। अब कोर्ट के सामने ये बात है कि ये जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ टेलीग्राम के थ्रू, क्या ये ऑफर या किसी तरह का एग्रीमेंट है या नहीं है। तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि फेसे का जो रिस्पॉन्स था वो सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर था, दैट आई एम ओपन फॉर नेगोशिएशंस। आप नेगोशिएट कर सकते हैं, मिनिमम ये है, मैक्सिमम मैं अपने हिसाब से कोट कर सकता हूँ। एंड दिस वॉज नॉट अ बाइंडिंग थिंग। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने आपसे पूछा यार तो अपना घर बेचेगा क्या, तुमने कहा हाँ बेच दूंगा, मैंने कहा कितने का है तेरा मतलब मिनिमम प्राइस मार्केट का क्या एक्सपेक्ट करता है तू, आपने बोला 1.5 करोड़। मैं अगले दिन आई, मैंने कहा ये ले 1.5 करोड़ घर मेरा, और तुम कहोगे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यही चीज़ है जो हार्वे वर्सेस फेसे के केस में हुई है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑफर। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारी, ऑफर। तो ऑफर क्या है, ऑफर एक डेफिनेट प्रॉमिस है जो इन्विटेशन टू ऑफर के बाद की स्टेज है। तो तुमने किसी इंटेंशन से जब कोई कपड़ा खरीदा या तुमने कोई दवाई खरीदी या तुम मार्केट में गए या किसी होम मेकर ने प्याज खरीदे, सब्जी खरीदी, किस इंटेंशन से खरीदी, एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के इंटेंशन से आपने वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा है, राइट। तो ऑफर इज अ डेफिनेट प्रॉमिस या प्रपोजल जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को करती है। तो इसके बाद ना रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी वाला रिलेशनशिप आ जाता है, ठीक है। और कहने की बात यह है कि देखो जब आप किसी के साथ कोई बात करते हो तो बात बिल्कुल साफ स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। मतलब आप जो कहना चाहते हैं ना वो आप कह दें, आप लफ्ज़ों का हेर फेर ना करें, ऐसा ना हो सामने वाले को कन्फ्यूजन हो जाए। तो जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो जब एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है ये कॉन्ट्रैक्ट बनती है। मतलब मैं एक जनरल टर्म यूज़ कर रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बनती है, बट देर इज़ अ प्री स्टेज ऑल्सो, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑफर के लिए भी एक केस डिस्कस कर लेते हैं। आपने सुना होगा केस का नाम कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस है। 1889-1890 में इंग्लैंड में जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ था ना 2-3 साल पहले, ऐसा ही एक आप कह सकते हैं कि ऐसा ही एक एपिडेमिक हुआ था जिसमें लाखों लोग मर गए थे। तो एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, उन्होंने पॉल मैन गसेट में अपना एक ऐड दिया कि भाई हमारा जो है जो भी बंदा हमारी दी गई टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से इस पर्टिकुलर स्मोक बॉल को यूज़ करेगा, हम इस बात के लिए श्योर है कि उसे इन्फ्लुएंजा या ये वाली बीमारी नहीं होगी जो फैली हुई है, और अगर हो जाती है तो हम उसे 100 पाउंड्स देंगे। और अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए हमने 1000 पाउंड्स बैंक अकाउंट में भी जमा करा दिए हैं।
तो एक मेरे जैसी आंटी थी, उन्होंने खाली बैठी न्यूज़पेपर पढ़ी थी, उन्होंने बोला चलो यही ट्राई करके देख लेते हैं, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखी और जाकर जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस थी, जो भी उन्होंने आउटलेट्स दिए हुए थे, वहाँ से दुकान से जाकर वो स्मोक बॉल्स खरीद ली और 2 महीने बाद उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। 17 जनवरी 1892। अब मैडम ने बड़े प्यार से उनको खत लिखा और ख़त में ये लिखा कि भाई ये जो एडवर्टाइजमेंट है, मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट पढ़ी थी और मैंने ऐसे यूज़ करा जैसे आपने बोला था, और जैसे आप क्लेम कर रहे हैं कि नहीं होगा इन्फ्लुएंजा, तो मुझे तो हो गया। अब आप ऐसा करो, जो आपने वहाँ पे 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड रखा है वो मुझे पे कर दो अपने उस बैंक अकाउंट से जहाँ आपने जमा करा रखे हैं। अब उसने 1-2 लेटर लिखे, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके पतिदेव वकील थे, उन्होंने बोला कि भाई आप देखो कुछ कर सकते हो तो उन्होंने फिर एक बार लेटर लिखा कि भाई आप इसको जमा करा दीजिए, मेरी वाइफ ने आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी कर दी हैं। अब कंपनी रिप्लाई करती है कि भाई देखो ऐसा है, हमने तो ऐसे ही तैश में कह दिया था, इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। सभी अपने प्रोडक्ट्स का एग्जैजरेशन करते हैं, तो हमने भी कर दिया और इसके लिए आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा, दोबारा सारा सेट करना पड़ेगा, हम एक ट्रायल करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमने पे करना है या नहीं करना है। तो मैटर चला गया कोर्ट में। कार्लिल के हस्बैंड ने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को सू कर दिया। तो बेसिकली इसमें 3 जजेस थे। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट जज के, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जस्टिस लिंडले को कंपनी लॉ में भी पढ़ा जाता है। तो जस्टिस लिंडले ने 5 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि आप ये जो बोल रहे हैं ना कि हमारे एडवर्टाइजमेंट जस्ट मेयर पफ है, मतलब जस्ट पफरी है, पफरी मतलब एग्जैजरेशन ऑफ क्लेम्स हैं, कि आप ऐसा कह रहे हैं जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ, अलाउड है, लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि आपने 1000 पाउंड्स बैंक में जमा करा दिए हैं, तो फिर तो आपने इस बात को एडमिट कर लिया है कि अब ये एग्जैजरेशन नहीं है। आप इस बात के लिए श्योर हैं कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आपने दी है उसके रिजल्ट्स इफेक्टिव है। दूसरा, उन्होंने बोला कि आपने जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया और न्यूज़पेपर वाइड सर्कुलेशन में होते हैं, तो जो भी बंदा आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेगा, डेफिनेटली उसने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। यही थर्ड पॉइंट है कि इसकी अलग से आपको इंटीमेशन देनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि द मोमेंट कोई बंदा जाके वो स्मोक बॉल परचेज करता है तो आपकी इन्वेंट्री भी तो कम हो रही है ना, और आपको प्रॉफिट मिल रहा है सेल होने पर, तो कंसिडरेशन का अमाउंट तो एक्सचेंज हो गया। तो इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की यहाँ पर तो साफ हो गई। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट की टर्म्स हैं जो इतनी वेग हैं, मतलब ओपन फॉर एन नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशंस हैं, हम नहीं बोल सकते कि भैया इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक आम आदमी आपकी बात को कैसे लेता है ये भी बहुत मैटर करता है। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, इन्होंने बोला कि जो कार्लिन ने आपको पैसे दिए वो एक कंसिडरेशन का अमाउंट था। वो कैसे था? क्योंकि आपकी इन्वेंट्री कम हुई और डेफिनेटली स्मोक बॉल आप फ्री में तो बेच नहीं रहे थे, आप कंसिडरेशन प्रॉफिट कमाने के पर्पज से ही बिजनेस चला रहे हैं। तो जो मनी एक्सचेंज हुआ स्मोक बॉल खरीदने के लिए वो वैलिड कंसिडरेशन है। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें मिलती है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी से। स्मोक बॉल कंपनी ने एक डिफेंस ली, उस डिफेंस का नाम है डिफेंस ऑफ पफरी। आज की डेट में भी डिफेंस ऑफ पफरी मानी जाती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो हम थोड़ा बहुत तो आटे में नमक मिलता है, ठीक है, नमक में आटा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो थोड़ा बहुत तो सेल्फ एग्जैजरेशन होता ही है, सभी करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को हम मिसलीड कर दें। तो पफरी में अमाउंट टू मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो पफरी का डिफेंस जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हैं उसमें भी आता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट की अभी लेटेस्ट रूलिंग है, इसमें उन्होंने बोला है कि पफरी या मेयर एग्जैजरेशन या जैसे हम बोलते हैं ना हाइपरबोल की कुछ भी बोल देते हैं हम, ये अलाउड है, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a) है, दैट इज फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये उसकी हद में होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो आटे में नमक अलाउड है, नमक में आटा अलाउड नहीं है। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी से हमें पफरी का डिफेंस क्या होता है वो भी पता चलता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसे कैसे यूज़ किया जाता है वो भी पता चलता है। अब हम फटाफट जल्दी से कर लेते हैं पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। तो इनविटेशन टू ऑफर बाइंडिंग नेचर का नहीं होता, किसी तरह के ऑफर
का क्रिएशन नहीं होता, सिर्फ नेगोशिएशंस होती है, और ये प्रीलिमिनरी स्टेप होता है ऑफर के लिए। ऑफर एक बाइंडिंग नेचर का हो जाता है अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, माइंडेड, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तभी वो बाइंडिंग नेचर का होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। अब इसमें कोई नेगोशिएशंस या कोई काउंटर ऑफर्स का स्कोप नहीं रहता, और ये फाइनल स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए जो हमने आज नया सीखा, इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर के बीच का डिफरेंस। एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ होम मेकर, एज अ नॉर्मल पर्सन, हमें ये सारी चीज़ें हमारी छोटी छोटी बातें जो हमारी डे टू डे रूटीन में होती हैं, लॉ हमें वहीं से मिलता है, और हमें पता होना चाहिए लॉ कैसे हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो अब आप जब भी मार्केट जाएं तो प्लीज़ इस बात को आप ज़रूर ऑब्जर्व करिए कि किस तरह से इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर क्रिएट किए जाते हैं और कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय विद इन।